नमस्कार, कैंडिड कॉन्वर्सेशंस में आपका स्वागत है। प्रोफेसर अभय दुबे सर हमारे साथ हैं। और सर, देश में इस समय जो तहलका मचा हुआ है वो निशिकांत दुबे की वजह से मचा हुआ है। लेकिन सर, मैं उस पर एक सवाल के बाद आऊंगा। पहले जरा मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी यूएस के दौरे पर हैं। उन्होंने बॉस्टन में ब्राउन यूनिवर्सिटी में जाकर के कुछ बातें कही। हर बार जब वो विदेश जाते हैं तो भाजपा वालों को बड़ी परेशानी होती है। उन्होंने वही बातें कही जो कि वो हमेशा से यहाँ कहते रहे। वो लोकसभा में वही कहते हैं, बाहर अपने भाषणों में वही कहते हैं, और वहां जाकर के उन्होंने कहा कि भाई, जो महाराष्ट्र चुनाव में जो वोट बढ़े वो अरिथमेटिकली पॉसिबल नहीं है 5 महीने में इतने वोट्स बढ़ने, लोकसभा और राज्य ये विधानसभा के चुनाव के बीच में 5 महीने के टाइम में। और उन्होंने कहा कि भाई, भाजपा ने बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज कर दिया इलेक्शन कमीशन को, और कुछ सिस्टम में गड़बड़ी तो है। इसको लेकर के भाजपा ने जिस तरीके से हमला बोला है कि वो गद्दार है और विदेश की धरती पर वो है, तो अब सर सवाल ये लोग पूछ रहे हैं कि ये विदेश की धरती पर बोला, ये परेशानी है या ये बात गलत है। तो वो भाजपा वाले नहीं बता रहे हैं कि ये बात गलत है, किसी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, या वो विदेश की धरती पर बोल रहे हैं इसलिए ज्यादा परेशानी हो रही है। मैं सर पूछना चाह रहा हूं कि क्या राहुल गांधी कुछ खराब काम कर रहे हैं, या ये उनको नहीं करना चाहिए, या वो ठीक कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं वो हर जगह वही एक ही बात कह रहे हैं। देखिए, आजादी के बाद ऐसा कोई समय नहीं आया है जब हम लोगों को अपनी चुनाव प्रक्रिया के ऊपर शक हुआ हो। जब चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ियां होती थी, बूथ कैप्चरिंग वगैरह होती थी, तो हम लोग ये कहते थे कि ये चुनाव प्रक्रिया की विकृति है, इसको ठीक किया जाना चाहिए। संस्थाएं ठीक करने की कोशिश कर रही हैं, ठीक हो नहीं पा रहा है, इस प्रकार की बात कहते थे। ये नहीं कहते थे कि चुनाव आयोग ये करवा रहा है, ये नहीं कहते थे कि सरकार इसको प्रोत्साहन दे रही है। सब लोग इसके प्रति बराबर चिंतित होते थे। इस तरह धीरे धीरे करके चुनाव प्रक्रिया में जितनी भी विकृतियां थी, वो विकृतियां कम होती चली गई, और टीएन शेषन के जमाने और उसके बाद से भारत की चुनाव प्रक्रिया काफी अच्छी हो गई थी। इतना चुनाव आयोग का सम्मान था कि दुनिया के दूसरे देश भी उसको बुलाते थे चुनाव आयोग को कि भाई हमें चुनाव कैसे आयोजित किया जाए ये सिखा दीजिए। चुनाव आयोग वास्तव में जाता था, और चुनाव आयोग इसके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट की मदद भी लेता था। सीएसडीएस में जो लोकनीति है, जहां मैं सीएसडीएस में 20 साल तक काम करता रहा हूं, वो चुनाव आयोग के साथ जुड़ के बहुत सारे प्रोजेक्ट वगैरह करती थी। यानी चुनाव आयोग इतनी गहराई में चला गया था कि वो सीएसडीएस जैसी संस्थाओं की मदद से वोटिंग बिहेवियर, मतदाताओं का क्या व्यवहार होगा, इसके बारे में पता लगाता था, जिससे वो अपनी और प्रक्रियाओं को और बेहतर कर सके। मतलब इस स्तर का काम हो रहा था। और जब एक बार एक सर्वे किया गया कि देश में कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें जनता का सबसे ज्यादा भरोसा है, तो जो संस्थाएं निकली थी सबसे ज्यादा भरोसे वाली, एक तो उसमें सुप्रीम कोर्ट था, एक उसमें चुनाव आयोग था, फौज थी। मतलब ये संस्थाएं जो थी जिन पे जनता का सबसे ज्यादा भरोसा था, ये हालत थी। लेकिन पिछले 5 साल में, मैं मानता हूं 5 साल कहूंगा मैं, 10 साल तो मैं नहीं कहूंगा, पिछले 5 साल में चुनाव आयोग ने अपनी ये साख काफी खो दी है। और उसकी मुख्य तौर पर 4 या 5 वजह हैं, और वो वजह चुनाव आयोग को बताई जा चुकी हैं, सार्वजनिक मंचों बताई जा चुकी हैं, संसद में बोली जा चुकी हैं, पार्टियों ने प्रस्ताव पास कर लिए हैं, चुनाव आयोग को बहुत सारे ज्ञापन दिए जा चुके हैं। हम लोग, हमारे और आप जैसे लोग दिन रात जो टीवी पे बैठे रहते हैं, सोशल मीडिया पर और कमर्शियल टीवी चैनलों में बैठे रहते हैं, वो इनके ऊपर चर्चाएं कर चुके हैं। बिल्कुल एक बच्चा बच्चा इन बातों को जानता है, अखबारों में छप चुका है, सब कुछ हो चुका है। वो बातें मैं बता देता हूं, उससे तय हो जाएगा कि राहुल गांधी ने जो वहां बोला है वो सही है गलत है। एक बार ये तय हो जाएगा सही, तो फिर हम ये लोग देख लेंगे कि आखिरकार वो वहां बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था। यही 2 सवाल आपने उठाए हैं कि राहुल गांधी ने बात गलत की है, सही कही है, या जगह गलत कही जहां पर बात कही गई है। देखिए, चुनाव के सामने पहला सवाल ये रखा गया है कि जब वोटर लिस्टें तैयार होती हैं, जो कि चुनाव प्रक्रिया का आधार है, वोटर लिस्टों में बहुत बड़े पैमाने पर बहुत कम समय में वोट जुड़वाए या कटवाए जाते हैं। और ये जो सत्ता में पार्टी होती है उसके पक्ष में किया जाता है सारा का सारा काम। उसने पूरी योजना बना के वो करती है, और चुनाव आयोग उसके अंदर सहयोग करता है, उस पर आपत्तियां नहीं करता है। पहली बात ये उसके सामने रखी जाती है। दूसरी बात उसके सामने चुनाव आयोग की ये रखी गई है कि जब चुनाव वोट पड़ जाते हैं, तो वोट पड़ने के बाद में आप पहले जिस वक्त 5 बजे का समय, 6 बजे का समय खत्म होता है वोट पड़ने का, उसके बाद जितने लोग आ जाते हैं वो उनको वोट, नए लोग नहीं आने दिए जाते, लेकिन उनको वो वोट डालते रहते हैं, उनका अधिकार होता है। तो चुनाव आयोग थोड़े से वोट बढ़ाता है उसके,
तो इसका औसत, राष्ट्रीय औसत पहले 1.5% हुआ करता था, अब वो राष्ट्रीय औसत बढ़कर 1.5% तो कहीं रह ही नहीं गया, 10-10, 11-11% तक वोट उसके बढ़ते हैं। तो ये वोट, ये वोटों का इंजेक्शन कैसे लगता है, इतने वोट फूल कैसे जाते हैं, ये कैसे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ आप बात बताइए। तीसरी बात चुनाव आयोग के सामने ये कही रखी गई है कि जितने वोट आपने अंततः घोषित कर दिए, जब गिनती होती है तो वो कम या ज्यादा क्यों निकलते हैं, ये बताइए। चौथी बात उनके सामने ये रखी गई है कि जो पोलिंग एजेंट वहां पे होता है उसको फॉर्म 17C क्यों नहीं दिया जाता। जैसे ही जब चुनाव आयोग संतुष्ट हो जाए कि भाई अब हमने वोटों की गिनती कर ली है, वोट कितने वोट पड़े हैं उनकी गिनती हो गई है, कितना परसेंटेज, उनको फॉर्म 17C दीजिए आप। वो क्यों नहीं दिया जाता, उस देने में हीला वाला क्यों की जाती है। इसके बाद चुनाव आयोग के सामने ये भी सवाल रखा गया है कि जब चुनाव मुहिम के दौरान जो विपक्षी पार्टियां जब शिकायत करती हैं तो चुनाव आयोग उन शिकायतों में बैठा रहता है, कोई कार्रवाई नहीं करता। लेकिन सत्ताधारी दल शिकायत करता है तो फौरन विपक्षी पार्टियों के खिलाफ वो सक्रिय हो जाता है। अच्छा, ये शिकायतें चुनाव आयोग को दी गई हैं, चुनाव आयोग ने इन शिकायतों का आज तक संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है, सफाई नहीं दी है। कुछ टूटी फूटी बातें की गई हैं, कुछ दावेदारियां की गई हैं, कुछ तिरस्कार, अरे ये सब बोला ही जाता रहता है, ये तो होता ही रहता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, फिल्मी गाने सुना दिया, शेर व शायरी कर दी, या इस प्रकार की बातें कर दी, ये नहीं क्या है। सारे देश में इस बात के ऊपर बहस हो रही है, संसद में ये बात बोली जा चुकी है, पार्टियों ने अपने प्रस्ताव पास किए हैं, मीडिया में बात बोली जा चुकी है, अखबारों में लिख गए, सब कुछ, सब लोग इस बात को जानते हैं। इसका मतलब है राहुल गांधी ने जो कहा है वो सही है, बात उनकी गलत नहीं है। अब सवाल ये है, क्या विदेश की धरती पर कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए। ये प्रोटोकॉल कहां से आया है। ये भारतीय जनता पार्टी का बनाया गया प्रोटोकॉल है जो उसने मीडिया को थमाया है। कल ही मुझे एक युवा पत्रकार ने, जो एक बहुत बड़े अखबार में काम करता है, मुझे फोन किया कि सर मैं इसके ऊपर एक स्टोरी कर रहा हूं, राहुल गांधी ने बोस्टन में बड़ी कंट्रोवर्शियल बात बोल दी है। आजकल के पत्रकार लोग एक सेंटेंस में 5 अंग्रेजी के शब्द बोलते हैं ना। राहुल गांधी ने बोस्टन में बड़ी कंट्रोवर्शियल बात बोल दी। हमने क्या बात बोली है, उन्होंने ये बात बोल दी है वहां पर। तो हमने ये बात तो राहुल गांधी 50 दफे बोल चुके हैं। नहीं साहब, वहां बोली है बोस्टन में। हमने जो कहा, कौन सा नियम है कि बोस्टन में नहीं बोल सकते। मैंने संसद में बोल सकते हैं, बोस्टन में नहीं बोल सकते। पार्टी में प्रस्ताव पास कर सकते हैं, बोस्टन में नहीं बोल सकते। यहां हिंदुस्तान में बहस कर सकते हैं, बोस्टन में नहीं बोल सकते। और हिंदुस्तान की चुनाव प्रक्रिया पर अगर देश की जनता संदेह कर रही है, या देश की जनता का एक बड़ा हिस्सा संदेह कर रहा है, बुद्धिजीवियों का एक हिस्सा संदेह कर रहा है, ऐसे लोगों का एक हिस्सा संदेह कर रहा है जो कि जिसको आप ओपिनियन मेकर कह सकते हैं, तो वो बात बोस्टन में नहीं बोली जा सकती। क्या बोस्टन तक ये खबरें नहीं पहुंचती हैं? ये फंडा आपको किसने सिखाया है? मैंने उनसे पूछा कि आप ये पूछने लगे लोगों से कि राहुल गांधी ने यानी जब वो हिंदुस्तान में बोल रहे थे तब वो बात कंट्रोवर्शियल नहीं थी, बोस्टन में बोलते ही कंट्रोवर्शियल हो जाती है। तो वो बहुत ही बचाव में चला गया बच्चा, और वो फिर कहने लगा नहीं सर मैं इस बात पर दोबारा सोचूंगा, वगैरह वगैरह, इस तरह की बात करने लगा। तो मैं ही बता रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया गया फंडा है जो उसने मीडिया को थमा दिया है। मीडिया में कुछ लोग शरारतन इसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ मासूमियत के कारण इस्तेमाल करते हैं। नए बच्चे जो हैं, नए पत्रकार हैं, वो मासूमियत के कारण करते हैं इस्तेमाल, और कुछ लोग जो घुटे हुए हैं वो उसको शरारतन मानते हैं कि वो एक स्पिन दे रहे हैं एक विचारधारा के पक्ष में। तो भाजपा के अलावा बाकी सब लोग, भाजपा भारतीय मंच का भी इस्तेमाल कर सकती है, भाजपा विदेशी मंच का इस्तेमाल। मैं पूछता हूं, संबित पात्रा ने कहा है कि राहुल गांधी ट्रेटर हैं, ट्रेटर गद्दार हैं राहुल गांधी। विपक्ष के नेता को, जो एक संवैधानिक पद है, विपक्ष के नेता को सरकारी पार्टी का प्रवक्ता गद्दार कह रहा है। इससे देश का अपमान नहीं होता है? भारत में सरकारी पार्टी का नेता, सरकारी पार्टी का प्रवक्ता विपक्ष के नेता को, एलओपी को गद्दार कह रहा है। इससे भारत के लोकतंत्र की क्या छवि आ रही है दुनिया में? इसलिए अगर हम लोगों को भाजपा द्वारा दिए गए इस व्हाट्सएप ज्ञान या इस तरह की जो स्पिन है, उस स्पिन का मुकाबला करना है तो बड़ी सख्ती के साथ इसके ऊपर बात करनी होगी। हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो देश में रहे चाहे देश के बाहर रहे। अगर वो किसी मंच पे बुलाया जाता है तो उसे वो बात कहनी चाहिए जिसे वो नैतिक रूप से और तथ्यात्मक रूप से सत्य मानता है। अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं बेखटके ये कहूंगा,
मैं तो ये कहता हूं अमेरिका में नहीं, पाकिस्तान बुलाया जाएगा तो पाकिस्तान में भी मैं ये कहूंगा, मैं कहूंगा कि भारत का चुनाव आयोग जो है अपनी साख खोता जा रहा है। जी सर, एक जो अगला सवाल है मेरा वो निशिकांत दुबे जी लेकर के है। ऐसा लग रहा है कि भाजपा इस समय बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई है हमारी न्यायपालिका से, और ये बात शुरू हुई थोड़ी पीछे से, जब सुप्रीम कोर्ट ने RN रवि जो कि तमिलनाडु के गवर्नर हैं, वो जो उन्होंने सारे बिल्स रोके थे, विदहोल्ड कर रखे थे, साइन नहीं कर रहे थे, उस पर फाइनल अपना जजमेंट दिया और ये कहा कि नहीं, आप ये नहीं रोक सकते हैं और आप उसी समय से ये साइंड माने जाएंगे। ये एक बड़ा झटका था। हालांकि मेरे हिसाब से जजमेंट कोई ऐसा बहुत क्रांतिकारी नहीं था, क्योंकि यही संविधान है, यही होना ही था, इसमें इतना समय क्यों लगाया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन जो परेशानी शुरू हुई वो धनखड़ जी को शुरू हुई, जब उन्होंने कहा कि अगर कोई गवर्नर राष्ट्रपति को ये भेजता है कि कोई बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उस पर अगर डिसाइड नहीं कर पा रही राष्ट्रपति, तो हमसे सलाह ले लें, हम बता देंगे उनको। इस पे धनखड़ जी बहुत बिफर गए। अब शुरू किया इन्होंने, जब दूसरा झटका आया, जबकि वक्फ बिल पे उन्होंने एक छोटी सी रिलीफ दी, उसमें भी मेरे हिसाब से कोई रिलीफ अभी सुप्रीम कोर्ट ने दी नहीं है, ना उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है। चूंकि बहुत ज्यादा फंसे हुए थे सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, तुषार मेहता जी ने खुद ये प्रीएम्प्ट किया कि सर हमें 7 दिन का टाइम दे दीजिए, अभी हम ना कोई कमेटी बनाएंगे, ना किसी वक्फ को डीरजिस्टर करेंगे, तो हमें 7 दिन का टाइम दे दीजिए। जजमेंट नहीं सुना है अभी सुप्रीम कोर्ट CJI खन्ना ने, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो बातें आप कह रहे हैं हम उसको रिकॉर्ड पे लेते हैं और आप 7 दिन का टाइम ले लीजिए। तो मेरे हिसाब से ये ब्रीदर तो सरकार को भी मिला है अभी फिलहाल, उनको उसी दिन कोई इंटरम जजमेंट देना चाहिए था। खैर, लेकिन अब शुरू हुए निशिकांत जी, उन्होंने जिस ढंग से जो आरोप लगाए हैं कि देश में गृह युद्ध चल रहे हैं और CJI खन्ना की वजह से चल रहे हैं, तो पहली बात तो ये कि बताएं कि मोदी सरकार में गृह युद्ध कहां कहां चल रहे हैं और CJI खन्ना की वजह से चल रहे हैं, ये कैसी बात है। लेकिन बात सर यहाँ पे नहीं रुकती है, वो लगातार वो बोलते जा रहे हैं, वो रोज एक नए ट्वीट कर रहे हैं, रोज नए स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये सर कोई प्लान है, कहीं से हवा भरी जा रही है, शह है उनको पीछे से मोदी और अमित शाह का कि तुम बेटा बोलो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, या ये ऐसे ही कुछ लोगों को ये छोड़ देती है भाजपा बीच में एक नैरेटिव बनाने के लिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर 2 तरह के हमले किए गए। एक हमला तमिलनाडु के राज्यपाल संबंधी जो फैसला है उस संबंध में किया गया है। वो उस हमले का नेतृत्व केरल के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पश्चिम बंगाल के एक नेता हैं भाजपा के, उनके जरिए हुआ है मुख्य तौर पर। बाकी लोगों ने भी कहा होगा, लेकिन ये 3 लोगों को आप मान सकते हैं कि उनके जरिए हमला किया। उस हमले में आरोप ये लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अब अगर इस तरह के फैसले देगा, और जो अनुच्छेद 142 है उसमें सुप्रीम कोर्ट को असाधारण शक्तियां प्राप्त होती हैं, उसके जरिए अगर वो राष्ट्रपति और राज्यपाल तक के ऊपर भी बंदिशें अगर लगाएगा, तो हम लोगों को संसद बंद कर देनी चाहिए। सबसे पहले मैं इस हमले की चर्चा करूंगा। यह हमला पूरी तरीके से खोखला और बेकार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो फैसला संसद या चुने हुए प्रतिनिधियों के अधिकार के खिलाफ नहीं है, उनके पक्ष में है। यह फैसला तो उनको संयमित करता है जो कि शोभा प्रतिष्ठा वाले पदों पर बैठे हुए हैं, जिनके पास कोई विवेकाधीन अधिकार नहीं है, जो कि चुनी हुई जो सरकार है, उसकी जो मंत्रिपरिषद है, उसकी सलाह पे काम करने के लिए बाध्य हैं। वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके उसकी सलाह में संशोधन नहीं कर सकते, उसकी सलाह को पलट नहीं सकते, उसकी सलाह को मानने से इनकार नहीं कर सकते। इसलिए जो तमिलनाडु के राज्यपाल के सवाल पर जो फैसला है, वो फैसला तो निर्वाचित प्रतिनिधियों, निर्वाचित विधायिका और निर्वाचित सरकार के अधिकारों को बुलंद करता है। इसके बारे में भाजपा की तरफ से, उपराष्ट्रपति की तरफ से, केरल के राज्यपाल की तरफ से लगातार झूठ फैलाया जा रहा है और बात को इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि संविधान के बारे में सर्वोच्च पद तो राष्ट्रपति का है, उसके बाद राज्यपाल का है, ये सुप्रीम कोर्ट कहां से आ गया बीच में? ये लोग जो सांसद रह चुके हैं वो ये कह रहे हैं। अभी एक दिन मलूक नागर, जो पहले BSP में थे, आजकल वो राष्ट्रीय लोकदल में है, जयंत चौधरी की है, वो इस बात को कहते हुए नजर आए। मैंने कहा आपको समझ में आना चाहिए भाई, आप सांसद रह चुके हैं, आप इस तरह की बात कर रहे हैं। आपको यह भी नहीं पता कि संविधान की समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। राष्ट्रपति के पास कोई समीक्षा करने का अधिकार नहीं है, राज्यपाल के पास कोई समीक्षा करने का अधिकार नहीं है, उनके पास कोई विवेकाधीन अधिकार भी नहीं है उन दोनों के पास में। ये तो सिर्फ सरकार के रबर स्टैंपर हैं, सरकार के मोहर ठोकू हैं ये, इसके अलावा इनके पास कोई अधिकार नहीं है। ये सब शोभा प्रतिष्ठा की चीज है। तो उन्होंने मेरी बात का फिर कोई जवाब नहीं दिया।
मैं कह रहा हूं ये एक सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला दरअसल चुनी हुई सरकार को ही मजबूत करता है। भाजपा इसके बारे में पूरी तरीके से झूठ बोल रही है और सुप्रीम कोर्ट को बदनाम कर रही है और कार्यपालिका विधायिका के बनाम के मुकाबले न्यायपालिका को खड़ा करने की साजिश कर रही है, पहली बात। दूसरा हमला जो किया गया है, जिस हमले की बागडोर की निशिकांत दुबे के हाथ में है, वो हमला ये कहता है कि वो व्यक्तिगत रूप से नाम लेता है मुख्य न्यायाधीश का। संसद ने व्यक्तिगत रूप से मुख्य न्यायाधीश का नाम लिया है और कहा है कि उनकी वजह से देश में धार्मिक युद्ध हो रहे हैं। यानी प्रकारांतर से वो यही कह रहे हैं कि इन्होंने जो वक्फ बिल के ऊपर जो सवाल उठाए हैं, इन सवालों से मुसलमानों को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है और हिंदू हितों के ऊपर चोट लगी है, इसलिए मुसलमान अब उभर के खड़े होंगे और उसके बाद में धार्मिक युद्ध हो रहे हैं या होंगे, ये कहना चाहते हैं। तो मुख्य तौर पर एक इस पूरी तरह से सांप्रदायिक टिप्पणी है। अच्छा, निशिकांत दुबे वरिष्ठ सांसद हैं, कई बार संसद सदस्य रह चुके हैं और भाजपा उन्हें अपने प्रमुख वक्ता के तौर पर पेश करती है हर मसले के ऊपर। उनके बारे में माना जाता है कि देश की जो बड़ी पूंजीपति ताकतें हैं, कारपोरेट ताकतें हैं, उनकी नुमाइंदगी भी करते हैं वो संसद के अंदर, मतलब उनके साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके तार उनसे जुड़े हुए हैं। तो ये इस तरह की बात वो धोखे में नहीं बोल सकते। ऐसी बात नहीं गुस्से में उन्होंने बोल दी हो, ऐसी बात नहीं अचानक वो क्रोध में अपनी वाणी पर संयम खो गए हो और अशिष्टता करने लगे हो, ऐसी बात नहीं है। ये बाकायदा योजना पूर्वक बोली गई है। मेरा तो मानना यह है कि मौजूदा मुख्य न्यायाधीश 15-20 दिन के लिए हैं केवल अपने पद पर, उसके बाद नए मुख्य न्यायाधीश आएंगे, जस्टिस गवई, वो 6 महीने रहेंगे। तो भाजपा इस 6.5 महीने को प्रबंधित करना चाहती है। ये 6.5 महीने हैं, इसमें भाजपा को यकीन लग रहा है कि मौजूदा मुख्य न्यायाधीश और उसके बाद आने वाले मुख्य न्यायाधीश, इनसे वो ऐसी कोई उम्मीद नहीं कर सकती कि वो भाजपा के किए हुए सब कामों पर आंख बंद करके मोहर लगाते चले जाएंगे। वो संविधान की कसौटियों पर भाजपा के किए हुए कामों को कसेंगे और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भाजपा को कई बार इस चीज में झटके लग सकते हैं। ये भाजपा के रणनीतिकारों का मेरा मानना है कि ऐसा वो सोच रहे होंगे और इसके मुताबिक वो ये बयान दिलवाए गए हैं। ये हमला लगातार जारी रहेगा, भले ही जगत प्रकाश नड्डा कुछ भी कहते रहें, ताकि न केवल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक ये संदेश जाए, बल्कि सारे देश की न्यायपालिका तक ये संदेश जाए कि अगर आपने भारतीय जनता पार्टी के विधायी कार्यों से, भारतीय जनता पार्टी से पंगा लिया तो अच्छा नहीं होगा। हम लोग किसी भी सीमा तक जा सकते हैं और ये इनका इतिहास है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़े होने का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और भाजपा का। राम जन्मभूमि आंदोलन का पूरा इतिहास बताता है कि ये लोग अदालतों के खिलाफ खड़े रहे हैं, खुले तौर पर आस्था के नाम पर अदालतों का उल्लंघन करते रहे हैं, अदालतों के अधिकार का इन्होंने अतिक्रमण किया है। हम कोई बात नहीं मानेंगे, बिल्कुल साफ तौर पर उनका कहना होता था। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाले सवाल के ऊपर हम कोई बात नहीं मानेंगे, अदालत का कोई आदेश नहीं मानेंगे, धारा 44 नहीं मानेंगे, कुछ नहीं, किसी बंदिश को नहीं मानेंगे। हम जो मन में आए करेंगे, हमें हिंसा करनी होगी हम हिंसा करेंगे, हमें हमला करना होगा हम हमला करेंगे। यही सब लगातार बोलते, यही बात कल्याण सिंह ने कही थी जब उनको एफिडेविट का उल्लंघन करने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिन की सजा दी थी, तब उन्होंने निकल के यही कहा था। उसके बाद में अभी 2019 के ठीक पहले जब कहा कि संसद कानून बनाया और संसद क्यों सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं रहा है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पूरी गोलबंदी रामलीला मैदान में की गई, वहां पे भैया जी जोशी ने भाषण भी दिया। सारा का सारा जो है पूरा मामला इनका ये है, जब तक इनकी राजनीतिक गोटी लाल होती रहेगी तब तक न्यायपालिका की जय जयकार है। जब तक न्यायपालिका इनके कहने पर विपक्षियों को जेल में डाले रहेगी पीएमएलए कानून, तब तक न्यायपालिका की जय जयकार है। जैसे ही इनके विचारधारात्मक प्रोजेक्ट में कोई बाधा आती है, वैसे ही ये लोग न्यायपालिका के खिलाफ बोलने लगते हैं, उसके खिलाफ गोलबंदी करने लगते हैं और उसको धमकियां देने लगते हैं। साफ तौर पर धमकियां दी जा रही हैं। पिछले 30 साल के एक राजनीतिक पत्रकार के तौर पर मेरा जो करियर है, जब टीवी नहीं था तो हम लोग अखबारों में समीक्षा किया करते थे, हमने कभी भी नहीं देखा कि सरकारी पार्टी के लोग इस तरह खुलकर जजों के ऊपर और मुख्य न्यायाधीश के ऊपर इस तरह के घृणित आक्षेप लगाए। अब गेंद पूरी तरीके से अदालत के, सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि उसको जो धमकी दी गई है, उसकी जो सार्वजनिक रूप से बेइज्जती की गई है,
इस सवाल पे वो अवमानना का मुकदमा इनके खिलाफ चलाता है या नहीं चलाता। अगर उसने अवमानना का मुकदमा नहीं चलाया तो सारे जजों के पास यही संदेश जाएगा कि अदालतें डर गई। नहीं सर, मैं ये एक्चुअली मैं आपको वाकया बताऊं कल का, ऐसे स्टेटमेंट्स का कुछ फर्क तो दिमाग में पड़ता ही है उन जजेस को भी जो वहां सुप्रीम कोर्ट बैठे हैं। दो पिता पुत्र हैं, वो जो जैन पिता पुत्र हैं, विष्णु शंकर जैन, वो बहुत सारे पिटीशन करते रहते हैं। उन्होंने एक पिटीशन दी है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए पश्चिम बंगाल में। तो उस पर जस्टिस क्या नाम का अभी नेक्स्ट सीजीआई जो है गवई, उस पर जस्टिस गवई ने ये कहा कि भाई हमारे ऊपर पहले ही कार्यपालिका में दखल देने का आरोप लग रहे हैं और उस पर आप चाहते हैं कि हम उसमें दखल दें। कल सुनेंगे आपकी बात। ये स्टेटमेंट कि हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं, आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो दिमाग में बात रह जाती है जब ये लोग हमला करते हैं? तो नहीं, बात आपकी सही है। जब इस तरह की बयानबाजी की जाती है, माहौल बनता है, तो जज थोड़े जरूर सिटपटा जाते होंगे। भाई जज कौन है? भाई जजों को भी देखना है सब कुछ, अपना आगे पीछे का सब देखना है। उनको भी इसी समाज में रहना है। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दबदबा है, उसके कार्यकर्ता कहीं भी हमला बोल देते हैं। क्या पता किस जज के ऊपर ये बजरंग दल को छोड़ दें। वो रिटायर होने के बाद पता लगा बजरंग दल उसकी पिटाई कर रहा है, बजरंग दल उसके घरों पे हमले कर रहा है, पत्थर मारे जा रहे हैं, उसकी नेम प्लेट पे कालिक पोती जा रही है, उसके बच्चे जो पढ़ने जा रहे हैं उनको धमकियां मिल जा रही है। पता नहीं क्या करने लगे ये लोग। और पुलिस मदद नहीं करेगी क्योंकि सरकार जज सरकार में तो होते नहीं है। जब तक वो जज है तब तक तो पुलिस उसकी सुरक्षा करेगी, जब वो जज नहीं रहेगा तो पुलिस क्या सुरक्षा करेगी उसकी। तो ये सब एक डर तो कायम हो ही जाता है। अब जैसे कि उन्होंने जब कह दिया ये निशिकांत दुबे ने, तो भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं के सामने साफ हो गया कि जस्टिस खन्ना भाजपा विरोधी और हिंदू विरोधी जज है। ये संदेश पहुंच गया। अब वो कोई भी काम करेंगे, कोई भी फैसला देंगे, तमाम जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक वाले हैं, उस फैसले की इसी तरीके से, इसी रोशनी में व्याख्या करेंगे और उनके खिलाफ एक तरह का शत्रुता का वातावरण बना देंगे वो। तो ये तो प्रभावित तो होगा ही। यही तो चुनौती है न्यायपालिका के सामने। लेकिन जस्टिस गवई ने जो कहा है उसके अंदर थोड़ा व्यंग का पहलू भी है कि भाई हम पे तो आरोप लगाते हैं कि हम एग्जीक्यूटिव में हस्तक्षेप करते हैं, अब आप हमसे वही काम करने के लिए कह रहे हैं कि हम आदेश दें कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। जी सर, एक मैं बात सोच रहा था कि ये जो अनुच्छेद 142 है, ये सारी परेशानी की जड़ यही है भाजपा के लिए। उनको लगता है कि इतनी असीमित शक्तियां कैसे हो सकती हैं सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो जो बार बार नैरेटिव चला रहे हैं कि पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून कैसे रोक सकते हैं, विल ऑफ द पीपल को आप कैसे मना कर सकते हैं। जो बात से लोकसभा चुनाव में चल रही थी कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, भाजपा ने कहा नहीं वो सब ऐसे ही है कि इन्होंने बलून बनाया था, हम तो कभी संविधान बदलने वाले थे ही नहीं। लेकिन सर क्या ऐसे कुछ अनुच्छेद या कुछ ऐसे कांटे हैं जो भाजपा निकालना चाहती है, उसका प्रयास वो देर सवेर करेगी जरूर, क्योंकि ये सारी परेशानी की जड़ यही है। इसका इस्तेमाल भाजपा के पक्ष में नहीं हुआ है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के खिलाफ राम मंदिर वाला फैसला तो उसी तरीके से आया था। फैसले में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ था। तब तो नरेंद्र मोदी समेत सब लोगों ने इसकी विरोधावालियां गाई थी। ये सवाल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट 142 का इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं कर सकता, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये तो इस बात के ऊपर है कि अगर लगातार सुप्रीम कोर्ट के जज 142 का इस्तेमाल सरकार के पक्ष में मजबूत फैसले देने के लिए करते हुए दिखाई पड़ेंगे तो भाजपा को इस पर कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तो सवाल यह है, धमकी यह है कि आप कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिससे सरकार कमजोर हो, सरकार को अपने फैसले बदलने पड़े, वापस लेने पड़े, ये मत कीजिए आप। अब उन्हें पूरा डर सता रहा है, जो उन्होंने सवाल पूछे जस्टिस खन्ना ने, पूरा डर ये सता रहा है कि भाई वो वक्फ कानून को सेट असाइड कर देंगे, खारिज कर देंगे वक्फ कानून को। और अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसके लिए सरकार अध्यादेश तो अब ला नहीं सकती। अध्यादेश तो कानून बनाने से पहले लाया जाता है। अब उसे नया बिल लिखना पड़ेगा। नया बिल लिखते समय सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा उस फैसले को ध्यान में रख के लिखना पड़ेगा। जब उसको ध्यान में रख के लिखेंगे तो वो तमाम शरारतें कैसे करेंगे जो उन्होंने वक्फ बिल के साथ, वक्फ कानून के साथ की हैं इसके अंदर। और फिर दोबारा उसको पास कराने के लिए फिर से तेलुगु देशम का समर्थन मांगना पड़ेगा, फिर से नीतीश कुमार का समर्थन मांगना पड़ेगा, फिर से अब तो एआईडीएमके का भी समर्थन मांगना पड़ेगा। एआईडीएमके इस मामले में बिल्कुल समर्थन नहीं देगी। उस पलानीस्वामी ने तो यही मना कर दिया कि तुम्हारे साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, सरकार तुम्हारे साथ मिलकर नहीं बनाएंगे।
आपने कभी सुना है आज तक कि हम तुम्हारे साथ मिलकर चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे हम, उसके लिए हम अलग से समझौता करेंगे, मन होगा तो बनाएंगे, नहीं मन होगा तो नहीं बनाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। अगर हम चुनाव जीत गए तो एनडीए की सरकार नहीं होगी। पलानीस्वामी अपने आप को भाजपा के साथ जुड़ा हुआ नहीं दिखाना चाहते। मतलब बिल्कुल ये बहुत दिक्कतें हैं इनके सामने। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेट असाइड कर दिया, इसको खारिज कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी जो अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने की रणनीति है, उसका पूरी तरह कबाड़ा हो जाएगा। साल 1.5 साल लटक जाएगा, खत्म हो जाएगा इसका पूरा मामला। बहुत मुश्किल हो जाएगी इनके सामने, क्योंकि सर मुझे नहीं लगता कि योगी है, पार्टनर है, वो भी अपने उस कदम को रिव्यू कर रहे हैं, उस कदम को दोबारा सोच रहे हैं जो उन्होंने इसके तहत उन्होंने कुछ समर्थन दिया था। मैं कह रहा हूं सर कि मुझे नहीं लगता कि इसको सुप्रीम कोर्ट उस तरीके से सेट असाइड किया था जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को किया था। लेकिन हाँ, जो ऑब्जेक्शंस थे इन पक्षों को कि भाई उसमें वक्फ बोर्ड में हिंदू कैसे होगा, या जो वक्फ बाई यूजर था कि सदियों से चली आ रही मस्जिद को कहां से हम कागज दिखाएंगे, उस पर तो रिलीफ मिलेगा। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि वो जो नैरेटिव था भाजपा का वो ऑलरेडी पंचर हो चुका है। उसमें समझ में आ गया लोगों को भाजपा क्या कर रही थी। जो ये बता रहे थे हमने कितनी उसकी मीटिंग की है, जेपीसी करी, ये करी, वो तो खैर पंचर हो चुका है। एक सर मैं बस आखिरी सवाल आपसे कर लूं फिर से, वो राहुल गांधी के ऊपर। राहुल गांधी का भी एक सर इंटरव्यू आया संदीप दीक्षित के साथ, उन्होंने एक करीब 30-32 मिनट का एक इंटरव्यू किया, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा। उसमें वो बार बार वो सारा इंटरव्यू नेहरू के ऊपर है, और जो लब्बो लुआब है कि वो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि नेहरू का जो रास्ता था, जो गांधी का रास्ता था, वो सच का रास्ता था, प्रेम का रास्ता था। मैं भी उसी रास्ते पर चल रहा हूं, सच ही मेरा एक हथियार है। अगर मेरे खिलाफ इतना भी सबूत मिलता तब तक मैं जेल में होता। मैं सर जो पूछना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी ने ये जो रास्ता चुना है उस पर वो कितना चलेंगे, नहीं चलेंगे, या जब सरकार आएगी तो वो मीडिया पे कंट्रोल कितना करेंगे, नहीं करेंगे, तो आने के बाद ही हम लोग तय करेंगे। लेकिन ये रास्ता थोड़ा लंबा है, और अब लोग तो ये कहते नहीं भाई कि आप चलते रहिए सच्चाई के रास्ते पे, सत्ता तो उनकी आती जा रही ना, आप तो चुनाव हारते जा रहे हैं, आप ऐसे सच के रास्ते पे चल के क्या फायदा होगा। मैं सर पूछना चाह रहा हूं कि ये रास्ता ठीक है राहुल गांधी का, या उनको जो है कुछ और जोड़ जुगाड़ करके सत्ता में आने की कोशिश करनी चाहिए पहले। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं इसके अलावा और कुछ करने का विकल्प उनके पास नहीं है। हम अगर उनकी जगह होते तो हम भी कमोवेश 19-20 का फर्क हो सकता है, हम लोग भी यही करते। क्या कोई राहुल गांधी कोई जादू कर सकते हैं क्या? देखिए, समाज के जो बड़े बड़े तबके हैं, मजबूत ताकतवर तबके, ऊंची जातियां, मैं एक नाम बता दूं, देश में जो ऊंची जातियां हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी में सबसे ज्यादा वो लोग हैं, उद्योग व्यापार उनके हाथ में है, वो ऊंची जातियां भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को आज की तारीख तक कटिबद्ध होकर समर्थन दे रही है। उन्होंने अभी नरेंद्र मोदी का और भाजपा का विकल्प ढूंढना शुरू नहीं किया है। दूसरी बात, जो कारपोरेट पूंजी है, सब बातें जुड़ी हुई हैं आपस में, जो कारपोरेट पूंजी है वो कारपोरेट पूंजी पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के पीछे खड़ी हुई है। तीसरी बात, जो अफसरशाही है वो पूरी तरीके से अब देखिए, आज नृपेंद्र मिश्रा का आप लेख देखिए जो अखबारों में छपा है, क्योंकि अभी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस डे मनाया गया है, तो उसमें किस तरीके से उस पूरे लेख में लिखने की उन्हें जरूरत नहीं थी। वो बार बार नरेंद्र मोदी को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी से हमने ये सीखा, नरेंद्र मोदी से हमने ये सीखा, मतलब विशुद्ध चाटुकारता है। नरेंद्र मोदी नृपेंद्र मिश्रा ऐसे वरिष्ठ अफसर को क्या सिखाएंगे? मतलब लगातार वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को। तो ये आपको इस तरह का पूरा माहौल बना हुआ है। अच्छा, अब जब तीन सबसे बड़ी ताकतें किसी सरकार के साथ खड़ी हुई हैं, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है कि ये इस सरकार का विकल्प तलाश रही है। और मोदी इस बात को जानते हैं कि अगर अमेरिका ने इनकी सरकार का विकल्प ढूंढना शुरू कर दिया तो बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के अंदर बहुत सी ताकतें इनके खिलाफ हो जाएंगी। इसलिए हर कीमत पे वो ट्रंप की ठकुर सुहाती करने में लगे हुए हैं, हर कीमत पे। तो अंतरराष्ट्रीय ताकतों को भी कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे हाथ से ना निकलने पाए। केवल एक ही इसमें दिक्कत है कि अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही है इनसे, बाकी सब चीजों को इन लोगों ने साध रखा है। तो पूरी तरीके से जो जितनी भी जिन ताकतों की वजह से कोई पार्टी सत्ता में आती है वो कांग्रेस के साथ इस वक्त नहीं है। राहुल गांधी को ही नहीं, कांग्रेस का कोई भी नेता हो, उस क्षण का इंतजार करना होगा
कि जब इनमें से कोई ताकत ये तय करे कि भाई भाजपा नरेंद्र मोदी का बहुत हो गया, अब हमें इनका अल्टरनेटिव, इनका विकल्प ढूंढना है। ये सब बहुत जरूरी है। इसलिए तब तक इन लोगों को ये इसी तरीके से चलाना होगा, अपने संगठन को मजबूत करना होगा, जो राहुल गांधी ने करना शुरू कर दिया है। छोटी छोटी जीतें हासिल करनी होंगी, जैसे अभी लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक छोटी जीत हासिल की, नरेंद्र मोदी से बहुमत छीन लिया उन्होंने। अब अगर ये उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत जाते हैं, अगर बिहार के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो 2029 में नरेंद्र मोदी को अपदस्थ करने की पूरी संभावनाएं खुल जाएंगी। खासतौर से उत्तर प्रदेश का चुनाव में मानता हूं, उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त घटित हो रहा है, कभी अलग से भी इसके बारे में हम लोग कैंडिडेट कन्वर्सेशन में बात कर सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त हो रहा है, उससे क्या जो पीडीए की ताकतें हैं किस तरह मजबूत हो रही हैं। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अगर संभावना किसी चीज के लिए खुली है, तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एकता के लिए उत्तर प्रदेश में संभावना खुली है, जिसका अगर उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव प्रभावित होता है इससे, अभी समय बहुत है, भाजपा वाले उसको वो कर सकते हैं, कुछ मैनेज प्रबंधित कर सकते हैं। क्योंकि जो आगरा में हुआ ना, आपने देखा जो आगरा में हुआ, आगरा में मेरे ख्याल से 1993 के बाद में पहली बार नीले झंडे जो हैं वो समाजवादी पार्टी के झंडों के साथ सड़क पर निकले। तो परिस्थितियां बदल रही हैं, उन बदलती परिस्थितियों में कांग्रेस अपने आप को कहां खड़ी पाती है। कांग्रेस अब एक कमजोर संगठन के साथ खड़ी हुई है, और यही वो मुकाम है जब कांग्रेस अपने संगठन को थोड़ा मजबूत अगर कर ले, थोड़ा व्यवस्थित कर रहे संगठन को, तो वो भाजपा सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी होगी उसका लाभ उठा पाएगी। जी सर, उत्तर प्रदेश में भी बहुत कुछ घट रहा है और कुछ कुछ खबरें आ रही हैं। योगी आदित्यनाथ को हटाने से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने तक की बातें चल रही हैं। उस पर शायद कुछ क्लैरिटी अगले हफ्ते तक आएगी, तो उस पर हम लोग अब अगले एपिसोड में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।